गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज की हमारी जो क्लास है इसमें हम पढ़ेंगे व्यक्तित्व विकास के बारे में। और व्यक्तित्व विकास के बारे में जो एरिक्सन और फ्राइडियन जो थ्योरी हैं उन थ्योरी के बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे कि कोई भी व्यक्ति होता है तो उस व्यक्ति का अपना एक व्यक्तित्व होता है और उसकी छोटी छोटी आदतें जो मिलकर उसका एक व्यवहार का निर्माण करती हैं और उसके पश्चात उसका निर्माण होता है व्यक्तित्व का। इसके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। जैसे इसमें फ्रीडियन की थ्योरी है, तो फ्रीडियन ने जो है फ्रॉड की जो थ्योरी है, इसमें फ्रीडियन ने ये कहा कि हमारे मस्तिष्क में इड ईगो और सुपर ईगो का एक वॉर चलता है, एक लड़ाई चलती है और यही हमारे व्यक्तित्व का मतलब इंस्टिंक्टली होती है, मतलब बचपन से ये चीज़ें रहती हैं व्यक्ति के साथ। तो हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि ये थ्योरी कैसे काम करती है। जैसे अगर मैं ये कहूं कि किसी भी व्यक्ति के मस्तिष्क में एक इड काम करती है, अब फ्रॉइड ने इसको जिद क्यों कहा, इड ही क्यों कहा, ये हमें नहीं मालूम, लेकिन इसको इड कहते हैं। इड मतलब होती है जिद, मतलब कोई भी व्यक्ति किसी भी चीज को पाने की जिद करता है और उस जिद को वो हर हाल में पूरा करना चाहता है। जैसे किसी व्यक्ति ने कहा या किसी बालक ने बच्चे ने कहा कि मुझे कोई खिलौना चाहिए, तो उसे वो खिलौना हर हाल में लेना है। अगर कोई व्यक्ति ने कहा कि मतलब मुझे कोई चीज़ खाना है, मुझे ये चीज़ पसंद है, मुझे ये लेना ही है, हर हाल में लेना है, तो ये इड उसके मस्तिष्क में काम करती है। इसी के साथ हम आगे जाएं तो एक चीज़ और होती है जो व्यक्ति के साथ उसके दिमाग में मस्तिष्क में काम करती है, इसे बोलते हैं ईगो। ईगो सामान्यतः हम सभी ईगो का मतलब जानते हैं घमंड, जबकि ईगो को घमंड न मानकर हम एक बैलेंसिंग फोर्स कह सकते हैं। एक सामंजस्य बिठाने का एक बल होता है, एक सामंजस्य बल कह सकते हैं जो सामंजस्य स्थापित करता है, एक बैलेंसिंग फोर्स का काम करता है। उदाहरण के लिए आप समझिए, जैसे इड ने कहा कि मुझे ब्रेड पकौड़ा खाना है, तो ईगो कहेगा कि भाई ये चलो मैं व्यवस्था करता हूँ, कैसे इसकी संसाधन जुटाऊंगा मैं और आपको कहीं से लाकर ये चीज़ें खिलवाऊंगा, या जो भी आप मांग कर रहे हैं, अगर आपको कोई खिलौना चाहिए, मतलब हम ये कह सकते हैं, तो उसको मैं दिलाऊंगा। तो हम ये कह सकते हैं कि ईगो जो है वो एक बैलेंसिंग फोर्स का काम करता है। मतलब अपनी भाषा में कहें ना तो जीवन की जो सच्चाई है वो उससे परिचय कराता है ईगो। तो इड मतलब एक बच्चे की जिद और ईगो मतलब एक बैलेंसिंग फोर्स जो ये तय करती है कि हमको इस चीज को कैसे प्राप्त करना है। इसी के साथ मस्तिष्क में तीसरी अवस्था काम करती है जिसे हमने नाम दिया है सुपर ईगो। इसको हमने नाम दिया है सुपर ईगो। सुपर ईगो को हम कह सकते हैं एक एथिकली, मतलब एक वैल्यूज होते हैं जिन्हें हम सुपर ईगो का नाम से जानते हैं। एक मोरल पुलिसिंग का काम करती है सुपर ईगो। मतलब सुपर ईगो का हम सीधी भाषा में कहें तो किसी भी चीज को मना करना वो सुपर ईगो का काम है। मतलब इड उदाहरण के लिए इड किसी बच्चे की जिद हो सकती है, तो सुपर ईगो जो है वो एक मोरल पुलिसिंग का काम करती है कि नहीं ये चीज नहीं होना चाहिए, ये चीज होना चाहिए, इस प्रकार से। मतलब ऐसा मान लो कि इड ने कहा कि मुझे ये चीज चाहिए, तो सुपर ईगो जो है वो डंडा लेकर हमेशा मना करेगा कि ये चीज नहीं चाहिए। तो हमारे व्यक्तित्व में इड, ईगो और सुपर ईगो का बहुत बड़ा महत्व है। और इसी के साथ में अगर हम ये देखें कि इड जो है ना वो इंस्टिंक्टली होती है, मतलब बचपन से होती है। इड जो है ना, इड का मतलब होता है आई वॉन्ट। इड का मतलब होता है आई वॉन्ट, मतलब मुझे कुछ चीज चाहिए, ये इंस्टिंक्टली होती है। मतलब बचपन से व्यक्ति के जीवन में ये चीज रहती है इंस्टिंक्टली कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है, और आई वॉन्ट मतलब मुझे ये चीज चाहिए। जबकि सुपर ईगो मोरल पुलिसिंग का काम करता है, वो ये कह रहा है कि नहीं नहीं चाहिए। तो इन दोनों को अगर हम ओवरऑल व्यक्तित्व के रूप में देखें तो ईगो जो है वो एक बराबरी का
या जीवन की सच्चाई का दर्शन कराता है। और हमेशा इन दोनों की लड़ाई में, किसकी, ईगो और सॉरी ईगो, सुपर ईगो और इड की एक लड़ाई होती है। और उस लड़ाई में ईगो जो रहता है वो एक सामंजस्य बिठाने का प्रयास करता है। आप समझिए कैसे, कि इड कहता है कि मुझे ये चीज प्राप्त करना है। उदाहरण के लिए छोटे से बच्चा ने कहा कि मुझे ठंडों में आइसक्रीम खाना है, तो सुपर ईगो बोलेगा भाई सर्दियों में आइसक्रीम खाओगे तो बीमार पड़ जाओगे। तो इड इंस्टेंटली ये कहेगा कि मुझे कोई भी चीज प्राप्त करना है, जबकि सुपर ईगो अपने एक अहम में रहता है और वो अपने अहम से कहेगा कि नहीं ये चीज नहीं चाहिए। तो ईगो क्या करेगा, इनमें सामंजस्य बिठाएगा कि भाई ये चीज करना चाहिए और ये चीज नहीं करना चाहिए। तो अगर हम ये कहें कि हमारे व्यक्तित्व में ईगो का बहुत बड़ा महत्व है, अगर ईगो नहीं होगा तो बड़ी समस्याएं आ जाएंगी इड और सुपर ईगो की लड़ाई में। इसको हम थोड़ा सा और आगे बढ़ाएंगे। हम हमारे माइंड को, अगर हम हमारे दिमाग को ऐसा मान के चलते हैं कि ये जो 10% भाग है ये हमारा कॉन्शियस माइंड है, ठीक है, और ये जो है सब कॉन्शियस माइंड है। और ये वाला जो पार्ट है ये अनकॉन्शियस माइंड। तो ये चेतन दिमाग का ये भाग जिसे हम इसलिए 10% काम करता है, जिसमें जो हम कोई भी चीज याद रखते हैं या प्रेजेंट वर्तमान परिदृश्य में हम जो बातें करते हैं, सब कॉन्शियस में हमारा जो दिमाग का अचेतन भाग है उसमें, और अनकॉन्शियस मतलब ऐसा भाग जिसमें हम कोई भी चीज को ज्ञान नहीं रख पाते, अचेतन भाग होता है। तो हमारी जो इड होती है, किसी भी व्यक्ति की जो इड है वो अनकॉन्शियस माइंड पर काम करती है। मतलब ये इलॉजिकल चीजें मांगती है, अतार्किक चीजों की मांग रखती है इड। मतलब मुझे ये चीज चाहिए तो किसी भी हाल में मुझे ये चीज चाहिए। और हमारा जो ईगो है वो ईगो सबकॉन्शियस माइंड, ईगो जो है वो एक सबकॉन्शियस माइंड पर काम करता है। ईगो जो ये तय करता है कि भाई आप जो चीज की मांग कर रहे हैं वो चीज आपको प्राप्त होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। तो अगर हम देखें तो हमारा जो इड है, किसी भी व्यक्ति के जीवन में इड जो है वो लगभग अनकॉन्शियस माइंड पर काम करती है, जबकि जो ईगो है, ईगो लगभग व्यक्ति के सबकॉन्शियस माइंड तक काम करता है। और ओवरऑल किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को अगर हम देखें तो हम ये समझ सकते हैं कि इस ईड और ईगो मतलब अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस दिमाग की अवस्थाओं में इड और ईगो की जो लड़ाई है, इसमें इनके ऊपर भी एक 10% जिसे हमने बताया है कॉन्शियस माइंड भी है जो इन सब पर ओवरऑल कंट्रोल करता है। और इसी से हमारा किसी भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। और हमारे व्यक्तित्व के निर्माण में इड का, ईगो का और सुपर ईगो का बहुत बड़ा महत्व रहता है। इसके बाद अगर हम आगे पढ़ें तो डिटर्मिनेंट्स ऑफ व्यक्तित्व, डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, मतलब व्यक्तित्व में कौन कौन सी ऐसी चीजें होती हैं जो व्यक्ति के व्यक्तित्व को प्रभावित करती हैं। तो इनमें जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर रहते हैं, कल्चरली फैक्टर रहते हैं, फैमिली और सोशल मतलब परिवार एवं समाज की जो की भूमिका रहती है, और सिचुएशन मतलब उसकी वर्तमान सर्कमस्टेंसेस या परिस्थितियों से भी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि व्यक्ति की जो इड होती है वो इंस्टिंक्ट होती है। तो इंस्टिंक्ट का मतलब क्या होता है? इंस्टिंक्ट का मतलब होता है जन्म से। इंस्टिंक्ट का मतलब होता है
उसके मतलब एक ऐसी मनोवृत्ति प्रवृत्ति होती है जो उसको लगभग बचपन से ही प्राप्त हो जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति किसी भी चीज को प्राप्त करने की जिद करता है और फिर उसका ईगो उसे ये बताता है कि ये चीज प्राप्त होना चाहिए अथवा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद अब जैसे बायोलॉजिकल फैक्टर की हम बात करते हैं, तो बायोलॉजिकल फैक्टर जो होते हैं जिनमें किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण होता है, उसमें हेरिडिटी, ब्रेन और फिजिकल फीचर्स और इन्फ्लुएंस ऑफ पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मतलब ये ऐसे फैक्टर होते हैं जो किसी भी व्यक्ति के व्यक्तित्व निर्माण में बहुत ज्यादा महत्व रखते हैं। तो हेरिडिटी किसे बोलते हैं? ट्रेट डिटरमिनेट एज कॉन्सेप्चुअल थ्रू जीन्स, मतलब किसी व्यक्ति के अंदर वंशानुक्रम जिसे बोलते हैं ना, मतलब वो जीन्स से ही उस व्यक्ति के अंदर वो चीजें डलती हैं कि उसे उसकी के आधार पर उसका व्यक्तित्व आगे विकसित होता है। तो उसे हम कहते हैं जो जैसे माता पिता से कोई चीज व्यक्ति के अंदर आ गई हो, उससे भी उसके व्यक्तित्व का प्रभावित करती हैं वो चीजें, जिन्हें हम जेनेटिकली बोलते हैं। जेनेटिकल इंजीनियरिंग में आती आ रही है ये सब। इंक्लूड द फिजिकल स्ट्रक्चर या आई कलर, मतलब उसकी हाव भाव, उसका बॉडी, उसकी शारीरिक संरचना भी व्यक्ति के निर्माण में बहुत बड़ा योगदान करती है। जैसे पहाड़ी लोग जो रहते हैं तो उनको आप देखेंगे तो उनके शरीर जो है उनकी बनावट मतलब लंबाई भी ज़्यादा होगी, हेल्थ हाइट ज़्यादा होगी। इस प्रकार से फिजिकल उनकी जो स्ट्रक्चर है वो भी व्यक्तित्व के निर्माण में बहुत योगदान देता है। अब ब्रेन, तो ब्रेन का ब्रेन इन्फ्लुएंस द पर्सनैलिटी थ्रू इंटेलिजेंस, इमोशन एंड बिहेवियर ऑल्सो। तो मतलब व्यक्ति का जो व्यवहार है, व्यक्ति का जो सामान्य बिहेवियर है वो किस पर, उसके ब्रेन के ऊपर भी, ब्रेन के आधार पर भी आगे पीछे बढ़ता है। कैसे? जैसे उसके अंदर इंटेलिजेंसी आना, इमोशनली कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत ज्यादा प्रभावित रहता है, कोई व्यक्ति इमोशनली बहुत वीक रहता है, तो ये भावनात्मक रूप से कमजोर व्यक्ति होना या भावनात्मक रूप से बहुत ताकतवर होना, ये सब चीजें ब्रेन के द्वारा व्यक्ति के व्यक्तित्व का निर्माण करती है। ठीक है ना। फिजिकल फीचर एक्सटर्नल अपीयरेंस सच एज हाइट, वेट, तो मतलब किसी भी व्यक्ति की कोई शारीरिक संरचना, मतलब या तो उसका हाइट बहुत ज्यादा लंबा है या बहुत ज्यादा छोटा है या मोटा है या पतला है, तो ये या रंग, उसका कलर, आई कलर कैसा दिखता है रंग, तो ये सारी चीजें जो है व्यक्ति के व्यक्तित्व पर को प्रभावित करती हैं। कल्चर, शेप, नॉर्म्स, एटीट्यूड, बिलीफ। अब बिलीफ का मतलब जैसे कोई मान्यताएं हैं, उनके आधार पर भी व्यक्ति का व्यक्तित्व का निर्माण होता है। लर्न कैरेक्टरिस्टिक्स, तो ये जो फिर पर्सनालिटी, एड ईगो और सुपर ईगो। तो आज की हमारी जो कक्षा थी वो आपको एक हमारे ओवरऑल व्यक्तित्व के बारे में जो फ्रॉइडियन थ्योरी कहती है उसके बारे में हमने जाना। अब हम नेक्स्ट जो क्लास होगी ना उसमें हम ये जानने का प्रयास करेंगे कि एरिक्सन की जो थ्योरी है वो 0 से लेकर 5 वर्ष तक के बच्चों में किस प्रकार से डेवलप होती है। ये एरिक्सन ने की थ्योरी में बताया गया है कि 0 से 3 माह तक बच्चे के अंदर कैसे डेवलपमेंट होते हैं, 0 से 6 माह के वर्ष के बीच में, 6 से 12 माह के बीच में और 12 से 18 माह के बीच में बच्चों के अंदर कौन कौन सी बोधगम्य अभिक्रियाएं होती हैं, इनके बारे में हम आगे सीखेंगे। और हम इसी के साथ लर्निंग एस्पेक्ट्स मतलब अधिगम के सिद्धांतों पर भी चर्चा करेंगे। थैंक यू।